तो पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के अंदर हमें बहुत से आइकॉनिक सीन्स देखने को मिले। इनमें से कुछ सीन्स ऐसे थे जिनका हम काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, कुछ सीन्स पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड थे और कुछ सीन्स ऐसे थे जो शो के मेन प्लॉट के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो नहीं करते, लेकिन वो विजुअली काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग थे। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं अजय और आज के इस वीडियो में हम लोग पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के सीजन 2 पार्ट 2 के टॉप 10 मोस्ट आइकॉनिक सीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब बिना ज़्यादा समय गवाए आइए शुरू करते हैं। हटाओ यार, इसे बहुत टाइम लेता है। नंबर 10, कैमियो ऑफ जनरल शॉ। तो जब भी पावर रेंजर्स के दो अलग अलग सीजन्स के बीच में क्रॉसओवर देखने को मिलता है तो हमारी एक्साइटमेंट का लेवल खुद ब खुद छत फाड़ के आसमान पर पहुंच जाता है। और ऐसी ही कुछ उम्मीदें पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी ने भी जगाई थी, जहां हमें पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स की जनरल शॉ देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर क्रिएटर्स ने हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि हमें क्रॉसओवर एक्सपेक्ट कर रहे थे पर ऐसा हुआ नहीं। जाहिर है यहाँ पर पैसे बचाने की कोशिश की गई है, पर ऐसा कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो जो मिला है वो भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर एक क्रॉसओवर हुआ होता तो ये सीन हमारी इस लिस्ट में और भी ऊपर हो सकता था। दोस्तों, 9वें नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड 13 के एक सीन की, जहाँ पर एमेलिया और जेटो बूम ब्लास्टर से लड़ रहे होते हैं और इसी लड़ाई के दौरान बूम ब्लास्टर अचानक से एमेलिया पर अपनी कैनन से हमला कर देता है। लेकिन क्योंकि जेटो ने डायनोनाइट आर्मर पहना हुआ था और उसे पता था कि वो कैनन्स का हमला झेल सकता है, इसीलिए उसने बीच में आकर बूम ब्लास्टर के हमले को अपने ऊपर ले लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने खूबसूरत VFX और वाइब्रेंट कलर्स की वजह से ये सीन विजुअली काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग था। लेकिन इसके अलावा अगर इस सीन की डेप्थ में जाएं तो यहाँ पर हमें जेटो और एमेलिया के बीच एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेंडशिप का बॉन्ड देखने को मिलता है, क्योंकि जेटो बिना ज़्यादा सोचे समझे एमेलिया को बचाने के लिए कूद पड़ा। यही चीज़ अगर ऑली ने की होती तो शायद मैं सीन को इस लिस्ट में मेंशन भी ना करता, क्योंकि वो तो एमेलिया से प्यार करता है और अपने प्यार को बचाने के लिए तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन जेटो और एमेलिया के केस में किसी भी तरह का कोई रोमांटिक अटैचमेंट नहीं था, यहाँ पर फ्रेंडशिप थी, सिर्फ और सिर्फ प्योर फ्रेंडशिप। और ये देखकर अच्छा लगा कि लड़ाई के दौरान हमारे रेंजर्स चाहे कितने भी ज़्यादा एड्रेनलिन रश में हो, वो एक दूसरे की फिक्र करना और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना नहीं भूलते। नंबर 8, सोलोन राइडिंग अ बाइक। तो अभी तक हम लोग ये सोचते थे कि सोलोन बस डायनो हेंज में बैठकर रेंजर्स को असिस्ट करने का काम कर सकती है, लेकिन जब 16th एपिसोड में सोलोन ने डायनो फ्यूरी साइकिल के साथ एंट्री ली तो ये सीन किसी सरप्राइज से कम नहीं था। रेकमेट काफी देर से अपनी बड़ी बड़ी कैनन्स से रेंजर्स पर हमले किए जा रहा था, लेकिन जब सोलोन ने उसे प्लाज्मा ब्लास्ट का स्वाद चखाया तो उसने भागने में ही अपनी भलाई समझी। नंबर 7, एमेलिया एंड ऑलीज लव बिगिन। तो दोस्तों, सीजन की शुरुआत से ही हमें पता था कि ऑली और एमेलिया के बीच में कुछ तो है और उनकी स्टोरी को आगे चलकर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया गया है वो देखना काफ़ी मज़ेदार था। शुरुआत में ऑली अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने एमेलिया के पास गया था, लेकिन वहाँ पर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसके बाद विलन्स ने ऑली के दिमाग पर कंट्रोल कर लिया। लेकिन आखिर में सोलोन ने उसके दिमाग से माइंड कंट्रोल पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके बाद उसे बस एक शॉक की ज़रूरत थी होश में आने के लिए, और ये काम एमेलिया ने कर दिखाया, उसे अपनी फीलिंग्स बताकर। तो ये देखकर अच्छा लगा कि उन दोनों का प्यार इतना सच्चा है जो किसी भी तरह के जादू को खत्म कर सकता है। और अच्छा ही हुआ कि ऑली होश में आ गया, वरना हमारे पावर रेंजर्स तो उस पर पानी की बाल्टियां डालने का प्लान बना चुके थे। वैसे यहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला था, पर रेंजर्स ने आकर डिस्टर्ब भी कर दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो हुआ मुझे उसका दुख नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे ऑली से जलन नहीं होती, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एज अ कपल वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। और जीके के लिए बता दूं कि यहाँ पर मैंने एक नया वर्ड सीखा है, कोल्ड शोल्डर, जिसका मतलब होता है अ शो ऑफ इंटेंशनल अनफ्रेंडलीनेस, यानी कि जानबूझकर अनफ्रेंडली बिहेव करना। देखो, मुझे जज मत करने लग जाना, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ। नए ज़माने के इंग्लिश के वर्ड कभी कभी समझ नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मुझे प्यार करना छोड़ दोगे। अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो, वरना अगली बार जब हम मिलेंगे ना तो मैं भी तुम्हें ठंडा कंधा दे दूंगा। नंबर 6, लॉर्ड जेड रिटर्न। तो कहीं ना कहीं हम सबको पता था कि लॉर्ड जेड लौटकर ज़रूर आएगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि उसे अपने स्टाफ की याद आ रही थी, लेकिन वो इतना बड़ा प्लान बनाकर आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। हम में से ज़्यादातर लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि वो एक एपिसोड में आएगा, थोड़ा बहुत लड़ेगा और फिर पावर रेंजर्स किसी ना किसी तरह से उसे हरा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जेड ने सबसे पहले ग्रिड बैटल फोर्स पर हमला किया, वहाँ से कुछ मॉन्स्टर्स को आज़ाद कराया, उन्हें अपने बड़े प्लान में शामिल किया और उसका प्लान लगभग कामयाब होने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रीन मॉर्फिंग मास्टर आ गई और उन्होंने जेड को क्रिस्टल में कैद कर दिया, लेकिन अब वो उस क्रिस्टल से भी एस्केप कर चुका है। और पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के अगले सीजन में हमें पावर रेंजर्स लॉर्ड जेड से ही लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। नंबर 5, लॉर्ड जेड वर्सेस ग्रीन मॉर्फिंग मास्टर।
तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि हम सबको पता है कि मॉर्फिंग मास्टर्स पावर रेंजर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग्स में से एक हैं। उनकी पावर्स कॉस्मिक लेवल की हैं, लेकिन इसके बावजूद जब ग्रीन मॉर्फिंग मास्टर और लॉर्ड जेड की शक्तियां आपस में टकराई तो वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लॉर्ड जेड ने दिखा दिया कि वो पावर रेंजर्स का कोई मामूली विलन नहीं है जिसे आसानी से हराया जा सके। लॉर्ड जेड ने ग्रीन मॉर्फिंग मास्टर को कड़ी टक्कर दी, और अगर आयन बीच में ना आया होता तो शायद इस पूरी लड़ाई का अंजाम कुछ और हो सकता था। लॉर्ड जेड पावर रेंजर्स के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ग्रीन मॉर्फिंग मास्टर और ब्लू मॉर्फिंग मास्टर आमने सामने थे और पावर रेंजर्स ने ब्लू मॉर्फिंग मास्टर को रोकने की कोशिश की, तो उसी वक्त ग्रीन मॉर्फिंग मास्टर ने पावर रेंजर्स को ये कहकर वार्न कर दिया कि तुम ब्लू मॉर्फिंग मास्टर को कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि उन्हें पता था कि एक मॉर्फिंग मास्टर किस लेवल की पावर पोजेस करता है। और अब पावर रेंजर्स कॉस्मिक फ्यूरी में पावर रेंजर्स का मुकाबला उस लॉर्ड जेड से होने वाला है जो एक मॉर्फिंग मास्टर को भी ओवर पावर कर चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कॉस्मिक फ्यूरी में स्टेक्स कितने हाई होने वाले हैं। मुझे तो इनके बारे में सोचकर ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं। नंबर 4, ऑरिया एंड रेफकॉनियंस अराइवल। तो इस सीन का हम सभी फैंस काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हम सबने देखा था कि जेटो कितना डेस्परेटली अपने लोगों को देखना चाहता था, और आखिरकार ये इंतजार खत्म हुआ। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि पृथ्वी को लेकर ऑरिया के इरादे कुछ खास अच्छे नहीं थे। वो पृथ्वी को कॉलोनाइज करना चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इंसानों ने पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई कि जेटो रेफकॉन के बाद पृथ्वी को ही अपना दूसरा घर मानता है, क्योंकि वो पृथ्वी को बचाने के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया था। और जल्द ही ऑरिया को भी समझ में आ गया कि इंसान उतने भी बुरे नहीं हैं जितना वो सोच रही थी। नंबर 3, जेटो सेक्रीफाइस। तो अगर विजुअल अपील की बात करें तो ये सीन पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के सबसे खूबसूरत सीन्स में से एक था, जिसका क्रेडिट बेशक सुपर सेंटाई को जाता है। लेकिन इस सीन के अंदर पावर रेंजर्स के क्रिएटर्स ने जो एलिमेंट्स ऐड किए हैं वो इस सीन के एसेंस को और भी कहीं गुना बढ़ा देते हैं। फिर चाहे बात करें इसके म्यूजिक की, कलर्स की, टोन की, हर चीज़ बिल्कुल टॉप नॉच थी। अब अगर इस सीन की डेप्थ में जाएं तो यहाँ पर जेटो ने एक सच्चे लीडर का फर्ज निभाया और एक बेहतर दुनिया की उम्मीद में अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गया। उस एक सीन में जेटो के मुंह से सिर्फ एक लाइन सुनने को मिली, जिसमें वो अपने दोस्तों को आखिरी गुड बाय कह रहा था। लेकिन उसकी आवाज़ में कोई दुख नहीं था इस बात का कि वो अपने दोस्तों को दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। कोई अफसोस नहीं था कि ये सब खत्म करने के लिए उसे अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और ना ही कोई डर था अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर। वो जानता था कि दुनिया को बचाने का बस यही एक तरीका है, और इस वक्त जो वो कर रहा है उससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। इस सीन ने हमें लियो, कार्टर और मैक जैसे रेड रेंजर्स की याद दिला दी, जो दुनिया को बचाने और अपनी टीम को जिताने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो गए थे। लकीली आखिरी सीन में जेटो लौट कर आया और हम फैंस ने चैन की सांस ली। आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में थी खुशी, ये सोचकर कि आगे चलकर और भी ज़्यादा रोमांचक चीज़ें देखने को मिलेंगी। नंबर 2, रेफकॉन रेफकॉन रेफकॉन। पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के पहले एपिसोड से हम लोग रेफकॉन का नाम सुनते आ रहे हैं और हमेशा से जानना चाहते थे कि कहाँ होगा ये रेफकॉन, कैसा दिखता होगा वो, और क्या होगा उस प्लेनेट पे। और सीज़न 2 के 14th एपिसोड में फाइनली रेफकॉन को रिवील कर दिया गया, और सचमुच आउटर स्पेस से रेफकॉन को देखने से लेकर रेंजर्स के वहाँ उतर कर उसे एक्सप्लोर करने तक एक एक सीन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है। जितना सोचा था उससे कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत प्लेनेट था रेफकॉन। इतने सालों पहले भी टेक्नोलॉजी के मामले में इतना ज़्यादा एडवांस था। 65 मिलियन साल पहले का रेफकॉन इतना ज़्यादा आधुनिक दिखाई देता है जैसा हम लोग फ्यूचर की दुनिया को सिर्फ इमेजिन कर पाते हैं। ये सीन हमें उस त्रासदी का एहसास कराता है जो इस प्लेनेट ने झेली है, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, स्कॉलर्स के लिए लाइब्रेरीज और दुनिया भर की हाई एंड टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, वहाँ आज बस खाली मैदान नज़र आते हैं, और ये देखकर सच में दिल टूट जाता है। रेफकॉन पर आकर पावर रेंजर्स ने जो नज़ारा देखा उस पर वो काफ़ी देर तक खुद भी यकीन नहीं कर सके। आयन प्रोफेसी वाली बात में थोड़ा खो चुका था, लेकिन जब जेटो ने रेफकॉन के बारे में बताना शुरू किया तो आप उसके चेहरे पर रेफकॉन को ढूंढने की खुशी, वहाँ पर जाने का खौफ और उसकी तबाही का दुख एक साथ देख पाएंगे, क्योंकि अपना घर हर किसी को प्यारा होता है, और शायद सभी रेफकॉनियंस को भी अपना प्लेनेट प्यारा था, और इसीलिए उसकी बर्बादी के बाद वो सभी रेफकॉन से चले गए ताकि रेफकॉन अपने आप को हील कर सके। और ये प्लान काम भी कर रहा था, क्योंकि हमने देखा था कि रेफकॉन पहले के मुकाबले कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने इंतज़ार के बाद जब रेफकॉन फाइनली मिल गया तो लॉर्ड जेड ने स्पोरिक्स जनरेटर को पाने के लिए पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया। लेकिन पावर रेंजर्स के इतिहास में रेफकॉन हमेशा के लिए अमर रहेगा,
क्योंकि इतनी दुखद कहानी हमने किसी और प्लेनेट की नहीं देखी। नंबर 1, एमेलियाज पास्ट। तो जब से हम लोगों ने पॉप पॉप से एमेलिया के पेरेंट्स के बारे में सुना था, तब से हम एमेलिया के पास्ट के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड थे। और एमेलिया भी हर वक्त बस यही दुआ करती थी कि वो बस एक बार अपने पेरेंट्स को देख सके। लेकिन फाइनली पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के फिनाले में एमेलिया का पास्ट रिवील कर दिया गया और पिछले 2 साल में हमारे जहन में जितने भी सवाल उठे थे उन सब के जवाब हमें मिल गए। एमेलिया का पास्ट इतना ज़्यादा ट्रैजिक था कि उसे देखकर हमें पेन, ग्रीफ और एंगर जैसे इमोशंस एक साथ फील हो रहे थे। इस एक इंसिडेंट ने एमेलिया से उसके पेरेंट्स छीन लिए, जिसके बाद एमेलिया ने अपना पूरा बचपन अपने पेरेंट्स के बिना गुजारा, जिन्हें ढूंढने में उसे सालों लग गए। साथ ही एमेलिया के पेरेंट्स टेरिक और सेंटोरा के अतीत के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता चला और ये समझ में आया कि उन्होंने जो कुछ भी किया था उसकी वजह क्या थी। उनके प्लेनेट ने एक बहुत ही बड़ी वॉर को झेला था, जिसके बाद वो अपने प्लेनेट से चले गए ताकि उनका प्लेनेट फिर से ठीक हो सके। और इन सारे हालातों से लड़ने के बाद जब वो पृथ्वी पर पहुंचे एक गुजर बसेरे की तलाश में, तो उनके साथ वो हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। बेशक एक माँ के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा अपनी बच्ची किसी अनजान इंसान के हाथों में सौंपना, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उन दोनों ने ये खतरा उठाया, इस उम्मीद में कि चाहे वो दोनों ना बच सकें लेकिन उनकी बेटी जी सके। इंसानों ने टेरिक और सेंटोरा के साथ जो कुछ भी किया, उससे सेंटोरा इतनी ज़्यादा गुस्सा थी कि जब उसकी बेटी असल में उसके सामने आई तो वो अपनी बेटी को पहचान ही नहीं सकी। उसने स्पोरिक्स की एनर्जी का इस्तेमाल करके नेमेसिस बीस्ट बनाया ताकि वो सारे इंसानों को ख़त्म कर सके। लेकिन ये गलत था, क्योंकि सारे इंसान बुरे नहीं होते हैं। कुछ लोगों ने भले ही टेरिक और सेंटोरा के साथ बहुत ही बुरा किया, लेकिन इस दुनिया में आज भी कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं, जैसे कि पॉप पॉप, जिन्होंने अपना किया हुआ वादा निभाया और एमेलिया से कोई रिश्ता ना होते हुए भी हमेशा एमेलिया का ख्याल रखा। इसके अलावा एरिया 62 के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता चला, किस तरह से वहाँ पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स को कैप्चर करके रखा जाता था, किस तरह से एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, और इसके अलावा और भी कई चीज़ें। जब एमेलिया ने एरिया 62 में एंटर किया और वहाँ पर वार्डन गार्सिया आए तो वो सीन वाकई काफ़ी डरावना था। एक पल के लिए तो मुझे भी वार्डन गार्सिया पर डाउट होने लग गया था। इस सब के ऊपर कमाल की बात तो ये है कि जेटा और आयन इतने लंबे वक्त से अपने प्लेनेट के लोगों को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके प्लेनेट के लोग हमेशा से उनके आसपास ही थे। तो इस बात में कोई शक नहीं कि ये सीन हमारी इस लिस्ट में पहला रैंक डिजर्व करता है। तो दोस्तों, ये थे पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी सीजन 2 पार्ट 2 के 10 मोस्ट आइकॉनिक सीन्स। जाने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट सीन कौन सा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।